हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी मीनिंग। वीडियो अगर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम इम्पोर्टेंस भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने कोशिश की थी आपको ऐसे ही थोड़ा समझाने की कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या जो प्लेलिस्ट का लिंक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप आसानी से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द proportion between the various long-term sources of finance in the total capital of the firm. Okay? द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो रिफ़र करता है किसको? प्रपोर्शंस को। किसके प्रपोर्शन को? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो होता है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस समझते हैं। फाइनेंस का मतलब होता है पैसे को कलेक्ट करना, कैपिटल अमाउंट को कलेक्ट करना, ठीक है ना, मीन्स पैसों का इंतज़ाम करना। लॉन्ग टर्म सोर्सेस में मीन्स ऐसे सोर्सेस जो लंबे टाइम तक काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। आप कहीं से लॉन्ग टर्म लोन लिए होंगे। लॉन्ग टर्म मीन्स जिसकी जो ड्यूरेशन होता है वो 12 मंथ से ज़्यादा होता है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे कहीं से आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया होगा, वो चीज़ें हो सकती हैं। कुछ रिटेन्ड अर्निंग होगी, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो लॉन्ग टर्म सोर्सेस होते हैं फाइनेंस के, जहाँ से एक फर्म की टोटल कैपिटल कलेक्ट की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं कि शेयर कैपिटल से 1 लाख रुपए कलेक्ट किए आपने, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल से 1 लाख, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से इतने रुपए हुए, फिर लॉन्ग टर्म हमने लोन लिया तो वहाँ से 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जो भी, तो वो प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं। फिर उनका हम टोटल निकाल लेते हैं एक बार। सारे जितने भी आपके पास सोर्सेस थे उन सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस का हम क्या करेंगे? टोटल करते हैं। फिर देखते हैं कि उस टोटल में कितना परसेंट शेयर कैपिटल का अमाउंट है, कितना परसेंट लोन अमाउंट है। ओके, इस तरीके से जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की थी आपके साथ। ओके, इतना समझ में आ गया। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है किसी हिस्से या भाग को शो करेगा टोटल कैपिटल में से किस सोर्स से कितना अमाउंट लिया गया है। ओके, उसका भाग दिखाएगा कि कितना पोर्शन है, कितना हिस्सा है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वहाँ पर 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए में से शेयर कैपिटल अमाउंट कितने परसेंट है उसका, या मीन्स कितना भाग है उसका, ठीक है, या फिर लोन अमाउंट कितना उसका भाग है, इस तरीके से शो करेगा। मुझे यकीन है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर, द मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंक्लूड। अगर लॉन्ग टर्म सोर्स की बात करें, जो मेजर सोर्सेस होते हैं, उसमें क्या किया जाता है? पहला तो प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड समझते हैं, जो बिजनेस है, जो बिजनेस के ओनर है मीन्स प्रोप्राइटर है, मीन्स मालिक को ही प्रोप्राइटर आप बोलते हैं। तो उनका अपना फंड कहाँ कहाँ से आ सकता है? तो जो उनके पास कैपिटल अमाउंट होती है उनकी, तो वो क्या करते हैं? उन कैपिटल अमाउंट को शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। शेयर्स समझते हैं ना, जो स्मॉल पार्ट्स ऑफ कैपिटल होता है उसी को हम शेयर्स बोलते हैं। अपने ही कैपिटल अमाउंट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। ऐसे में वो शेयर्स को इशू करके क्या कर सकते हैं? इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाती है। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट आएगी उनके पास। रिजर्व एंड सरप्लस होगा, जिसे आप रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं? रिजर्व जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए आप बनाकर रखते हैं, जो अनसर्टेन लॉसेस के लिए होता है रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं? प्रोप्राइटर्स फंड में ये सारी चीज़ें आएंगी, इक्विटी कैपिटल अमाउंट एंड प्रेफरेंस कैपिटल अमाउंट। अब सेकेंड क्या हो सकता है? सेकेंड कौन सा फंड होगा? वो हो सकता है इनका सेकेंड बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब होता है जो भी आप लोन लेते हैं। बोरो का मतलब होता है किसी से उधार लेना, ठीक है। तो जब उधार लेकर जो भी पैसे कलेक्ट होते हैं तो ऐसे फंड को हम बोरो फंड बोलते हैं। अब इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाते हैं, सच एस लोन एंड डिवेंचर, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो होते हैं, डिवेंचर समझते हैं। लोन तो हम सभी समझते हैं कि जब कभी भी कोई भी फर्म, कंपनी या फिर कोई भी पर्सन किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट से
या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं तो हम उसको लोन बोलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होता है, मीन्स जिसका ड्यूरेशन 12 मंथ से ज़्यादा होता है। डिबेंचर्स क्या होते हैं? जब कोई भी कंपनी या फर्म लोन किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेने की बजाय नॉर्मल पब्लिक से लेती है, मीन्स हम जैसे लोगों से लेती है, जनता से लेती है, तो ऐसे में कंपनी क्या करती है कि प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि हमारी कंपनी ये है, इतनी कैपिटल अमाउंट है, ठीक है, सारी चीज़ें मेंशन होती है। उसमें ये भी होता है कि ये डिबेंचर का अमाउंट इतना है, इस डिबेंचर पे इतने % क्या दें, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रोवाइड करेंगे। तभी तो कोई उनके डिबेंचर्स को परचेज़ करेगा जब इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। अगर और डिटेल में आपको डिबेंचर्स को समझना है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से डिस्कस कर दूंगी डिबेंचर क्या होते हैं, ठीक है। मीन्स डिबेंचर भी एक तरीके का लोन होता है जो फर्म लेती है, लेकिन किससे लेती है, पब्लिक से लेती है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से नहीं लेती, पब्लिक से लेगी। मीन्स कुछ प्रॉस्पेक्टस होती है, इशू करती है, पब्लिक उनको परचेज़ करती है, तो इससे क्या होता है, इनके पास पैसे पहुंच जाते हैं फर्म के पास। और पब्लिक को क्या बेनिफिट होता है, पब्लिक को बेनिफिट ये होता है कि कंपनी इन डिबेंचर्स अमाउंट पे हाई रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है जो पब्लिक को दिया जाता है, और साथ में डिबेंचर अमाउंट भी बाद में दे दिया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है। तो इस तरीके से डिबेंचर के थ्रू भी फर्म को क्या हो जाता है, फंड कलेक्ट होता है। ओके, तो एक ये हो गया पॉइंट। अब हम देखते हैं कि क्या रिस्की होता है ज़्यादा, थोड़ा सा डिटेल में समझना ज़्यादा ज़रूरी है इसको। In other words, how much finance is to be raised from each of these sources? अगर हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं इसको, कि आपने कहाँ से कितना फाइनेंस मीन्स पैसे कलेक्ट किए हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उठाए हैं किस सोर्स से, ठीक है। सोर्सेस बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया, प्रोप्राइटर्स फंड में इक्विटी कैपिटल आ जाएगा, प्रेफरेंस कैपिटल आ जाएगा, बोरोड फंड में लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएंगे। तो उस फर्म ने सबसे किस मतलब लोन से कितना अमाउंट उन्होंने उठाया, ठीक है, डिबेंचर से उन्हें कितना अमाउंट रिसीव हुआ, या रेस्ट करने का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, पैसे को बढ़ाना, फाइनेंस को बढ़ाना। तो कहाँ से कितना फाइनेंस रेस्ड हुआ है, मीन्स डिबेंचर से कितना रेस्ट हुआ। आप जान सकते, जैसे डिबेंचर से 2 लाख इनको मिल गया होगा, लोन से 5 लाख इनको पैसे मिल गए होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके कैपिटल इनको मान लो 2 लाख मिल गई होगी, आप मान सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करके 1 लाख मिल गए होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ किस सोर्स से कितना फाइनेंस रेस्ट किया गया है, यही मेन होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, जैसे घर बनाने के लिए अलग अलग जगह से हम फाइनेंस पहले कलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास बैंक बैलेंस इतना है, हमारे पास गोल्ड ज्वेलरी इतनी है जिसको हम ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से पैसे उठा सकते हैं, ठीक है, हम लोन ले सकते हैं, किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो वैसे ही यहाँ पर इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। अब होता क्या है कि कुछ सोर्सेज ज़्यादा रिस्की होते हैं। द सोर्सेज डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड देयर कॉस्ट टू द इंटरप्राइज। अब जो भी सोर्सेज होंगे वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिस्क रखते होंगे और उनकी कॉस्ट होगी, ठीक है। अब जैसे कि डिबेंचर्स होते हैं, ये डिबेंचर जो होते हैं ये कॉस्टली ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। जो डिबेंचर्स हैं ये क्या होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, लेकिन ये रिस्की भी होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही सारी चीज़ें भी होती है, जैसे लोन होता है, लोन रिटर्न करना इंपॉर्टेंट है, लोन रिस्की होता है, क्योंकि जो बैंक आपने किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट से लिए है तो ये तो लेंगे ही लोन हर कंडीशन में, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स भी लोन लेते हैं, नहीं तो फिर वो कोर्ट पहुंच सकते हैं, इस तरीके से। तो जो भी सोर्स होता है वो सोर्स एक दूसरे से डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड देयर कॉस्ट, ठीक है। हर किसी का अपना एक अलग रिस्क होता है और अलग कॉस्ट होती है, कुछ कॉस्टली भी होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कॉस्टली होता है। डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो डिबेंचर आर लिस्ट कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यूजुअली लोअर देन द रेट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स। कहने का मतलब ये है, जो डिबेंचर होता है, लिस्ट का मतलब होता है कम कॉस्टली होता है, लिस्ट का मतलब क्या है, कम, न्यूनतम, ठीक है, कम से कम कॉस्टली होता है ये,
क्यों सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है। किसके कंपैरिजन में? डिविडेंड के कंपैरिजन में। अब डिविडेंड क्या होता है? जब कोई भी कंपनी शेयर्स को इशू करती है, अगर हम शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, तो कंपनी हमें शेयर्स पे डिविडेंड प्रोवाइड करती है, और डिविडेंड का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा होता है, यहाँ पर हाई होता है, ठीक है। और इंटरेस्ट जो होता है किसका? डिबेंचर्स पे, वो इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो कम होता है डिविडेंड के कंपैरिजन में, ओके। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज़ डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, और जो डिबेंचर्स पे फर्म ने इंटरेस्ट पब्लिक को दिया होता है, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पब्लिक को देती है फर्म, वो इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है फर्म के प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जाता है। डिडक्ट मीन्स माइनस कर दिया जाता है। तो होता क्या है, जब टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है ना, जितना ज़्यादा अर्निंग होती है उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा टैक्स आएगा। तो जब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को माइनस कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जब टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो वहाँ पर भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि टैक्स भी कम आता है, ओके। एंड बट दीज आर मोस्ट रिस्की, लेकिन डिबेंचर्स क्या होते हैं? बहुत रिस्की होते हैं, ओके। ऐसे में क्या होता है? डिबेंचर क्या होते हैं? रिस्की होते हैं। रिस्की इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आपने एक टाइम पर अपने डिबेंचर होल्डर्स को, मीन्स जिन्होंने डिबेंचर्स खरीदे हैं आपके, उनको अगर आपने टाइम पर इंटरेस्ट नहीं पे किया, इसका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे किया, तो फिर वो कोर्ट जा सकते हैं और आपके अगेंस्ट, मीन्स कंपनी या फर्म के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इतना क्लियर हो गया होगा, मैं यकीन करती हूँ आप सभी को। थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्यों रिस्की होता है। वही चीज़ जैसा मैंने बताया, बिकॉज द डिबेंचर होल्डर्स कैन मूव टू द कोर्ट टू रिकवर द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। तो ऐसे केस में जो डिबेंचर होल्डर्स में जिनके पास डिबेंचर्स हैं, जिन्होंने डिबेंचर्स उस पर्टिकुलर कंपनी या फर्म की खरीदे हैं, ठीक है, अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो ऐसे में क्या करेंगे? वो कोर्ट जा सकते हैं। क्यों जाएंगे? ताकि उनका जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, वो रिकवर कर सके आसानी से, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर्स कोर्ट में जा सकते हैं। ऑन अदर हैंड, इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ द मोस्ट कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस, बट दीज आर लिस्ट रिस्की। अब अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, डिबेंचर होल्डर ज़्यादातर रिस्की होते हैं, लेकिन कॉस्टली कम होते हैं, खर्चीले कम होते हैं। यहाँ पर अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो ये कॉस्टली तो होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन रिस्की कम होते हैं। लिस्ट रिस्की, ओके, रिस्की कम होते हैं, इसमें रिस्क कम होता है। क्यों होता है? बिकॉज देयर इज़ अ नो फिक्स्ड कमिटमेंट टू पे डिविडेंड एंड द रिटर्न ऑफ इक्विटी कैपिटल। यहाँ पर क्या होता है? कोई फिक्स्ड डिविडेंड देने की बात नहीं होती है कि हाँ हम आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो ऐसे में वो नहीं देती है। और जब कभी भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो हम एक तरीके से वहाँ पे उनका पार्ट ऑफ शेयर बन जाते हैं उनकी कंपनी में, ठीक है। एक ओनर की तरह हो जाता है हमारा व्यक्तित्व जो होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें भी कंपनी के साथ साथ बियर करना होगा अगर हमने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो यहाँ पे कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं होती। कमिटमेंट मीन्स कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं सही तरीके से कही है पूरे तरीके से कि उन्हें डिविडेंड देंगे ही देंगे अपने शेयर होल्डर्स को वो, ठीक है। तो एंड द रिटर्न ऑफ द कैपिटल अमाउंट, ना डिविडेंड के लिए ऐसी कोई फिक्स्ड बात होती है और ना ही इक्विटी कैपिटल अमाउंट के लिए होती है। क्योंकि इक्विटी कैपिटल क्या होती है? वो एक तरीके से क्या होता है कि आप जब शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के उतने % ऑफ शेयर्स के ओनर बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये इतनी ज़्यादा कमिटमेंट नहीं होती है। प्रॉफिट होगा तो आपको वो भी बियर करना है, लॉस होगा तो वो भी किसको बियर करना होगा? जो भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये ज़्यादा कॉस्टली होते हैं लेकिन रिस्की कम होते हैं। कौन? शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। 2 टाइप के शेयर्स होते हैं हमारे, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इक्विटी शेयर्स बाद में आते हैं। और जो डिवेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ज़्यादा रिस्की होते हैं, डिवेंचर्स जो होते हैं, ओके। तो मुझे यकीन है आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मुझे आपको बहुत अच्छे से समझाना था कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।